आपने फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म आपने पढ़ दिया है? यस सर। तो कुछ बताएंगे कि हम फर्स्ट फंडामेंटल सेकंड फंडामेंटल फॉर्म से हम क्या समझते हैं? तो आप क्या समझते हैं? फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हमें क्या जानकारी देता है एंड सेकंड फंडामेंटल से हम क्या जानकारी पाते हैं? दरअसल ये प्रश्न हमने इसलिए किया क्योंकि आपने कहा कि हम मैंने सर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का सर एक एडवांटेज ये है कि सर हम दो कर्व्स के बीच में अगर कोई दो कर्व है तो उसके बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं आई थिंक। और लेट्स सपोज गामा एंड गामा और गामा टिल्डा कोई दो कर्व है तो उनकी टेंजेंट के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ। यस, आप काफी नजदीक हैं उन सब चीजों के जो मतलब मैं सोच रहा हूँ। मतलब फर्स्ट फंडामेंटल आप कायदे से बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो देखेंगे स्टार्टिंग जो होती है वो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आपको इनर प्रोडक्ट देता है। जब भी आप इनर प्रोडक्ट पाते हैं तो आप एंगल डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट फंडामेंटल जस्ट ए इनर प्रोडक्ट, ओके। एंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में आप अगर देखेंगे तो वो कर्वेचर की इंफॉर्मेशन आपको देता है, नॉर्मल कर्वेचर की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और नॉर्मल कर्वेचर से अच्छा ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में अगर आपको इनर प्रोडक्ट मिल गया मींस दैट आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, आर्क लेंथ वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये बेसिक है, मतलब आप यहाँ से ये पाते हैं, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल गिव्स टू यू इनर प्रोडक्ट एंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म गिव्स नॉर्मल कर्वेचर, ओके ठीक। नॉर्मल कर्वेचर फाइंड पता होने से क्या हुआ, नॉर्मल कर्वेचर से पता होने से मुझे ये होगा कि हम उसे लोकली हम उसका सेफ बता सकते हैं, है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं तो कुछ इसी के अराउंड बात करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर। अच्छा एक चीज और हमें बताएंगे कि आप लोग कर्वेचर कितने टाइप की कर्वेचर से अवेयर है, मतलब आपको पता है? बहुत सारी कर्वेचर आपने पढ़ा होगा, साइन कर्वेचर, कर्वेचर एंड मे बी गॉसियन कर्वेचर, मे बी प्रिंसिपल कर्वेचर, मीन कर्वेचर, बहुत सारी कर्वेचर। आगे हायर्ड मतलब एनालिसिस में आप जाएंगे तो आपको और भी रिमानियन कर्वेचर, स्केलर कर्वेचर, ब्लैक कर्वेचर एंड सो ऑन। मैं भी बहुत सारी नहीं जानता हूँ, बहुत सारी कर्वेचर्स आए। सो अभी तक जो तुमने पढ़े कितने टाइप के कर्वेचर पढ़े? एक तो सर वही प्लेन कर्व्स और सरफेस के लिए जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं कर्वेचर जो होता है, और सर अभी जो पढ़ा प्रिंसिपल कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर, ज्योमेट्रिक कर्वेचर, अभी तो सर यस, इतना ही पढ़ा है। हाँ। सो जो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, तो वो है प्रिंसिपल कर्वेचर। तो जो साइन कर्वेचर होता है आप देखेंगे केवल वो प्लेन में डिफाइन होता है ना। तो प्लेन में, और जब हम कर्व को स्पेस में ले जाते हैं तो वहां जस्ट कर्वेचर रह जाता है एंड थर्ड क्वांटिटी इंट्रोड्यूस, सेकंड क्वांटिटी इंट्रोड्यूस एज ए टार्सन एंड कर्वेचर की मदद से हम उसको कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, ओके। तो मतलब और यहाँ पे जो ये कर्वेचर्स हैं, ये जो कर्वेचर्स हैं, यहाँ विद द हेल्प ऑफ दीज कर्वेचर्स वी कैन फाइंड आउट शेप ऑफ सरफेस। तो बेसिकली आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो जो बात करने जा रहे हैं उस पे सरफेस पे है ना। तो इससे पहले जो प्रिंसिपल कर्वेचर है उससे पहले आप अगर गौर करें तो प्रिंसिपल कर्वेचर कहाँ से आए, तो आपने विंगार्टन मैप पढ़ा होगा या विंगार्टन मैट्रिक्स मैप। व्हाट इज द विंगार्टन मैप? विंगार्टन मैप से गॉसियन मैप पहले जानना होगा। तो गॉसियन मैप जो है वो पता है ना? नहीं सर, अभी सर गॉस में सर अभी पहुंचे नहीं है सर, अभी कल थोड़ा सा इंट्रो बस करा था सर ने, बट गॉस कर्वेचर में अभी। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल कर्वेचर्स, बिकॉज जो प्रिंसिपल कर्वेचर्स हैं वो क्या हैं, वो विंगार्टन मैप जो बनेगी या विंगार्टन मैट्रिक्स बनेगी। मैप कहेंगे तो आइगन वैल्यूज होंगी
उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हैं वो प्रिंसिपल वेक्टर हैं एंड प्रिंसिपल कर्वेचर उनकी आइगन वैल्यूज हैं, है ना। तो बहरहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है जो आपकी विंगार्टन मैप जो है W से जो डिनोट करते हैं, आई थिंक आई एम नॉट, आई थिंक यस, सॉरी, ओके एक सेकंड। NU और NB के जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे मैट्रिक्स जो बनती है। ओके, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, first fundamental form and inverse of this and second fundamental form। जो मैट्रिक्स है इस, ये मैट्रिक्स, this is of course this is defined on point and surface। this is एक सेकंड, ये हटाया जाए, this is विंगार्टन मैट्रिक्स, है ना। ये कहाँ से आई, तो आप इजीली देख सकते हैं, as you know n of, अच्छा ये आपको पता है n कामा, you can prove easily u are the perpendicular and n comma nv perpendicular means that nu and nv lie on the tangent plane, है ना। जब भी देखिए, जब भी सरफेस पैच है ये, तो सपोज दैट दिस इज 3 डायमेंशन सरफेस, सरफेस जब भी आपको कहा जाए यहाँ पे आपके लिए सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल ही है। और बेसिकली क्या है, सरफेस जो आपको डेफिनेशन दी गई और रेगुलर सरफेस की डेफिनेशन दी गई, वो क्या है, सरफेस ये है कि कोई भी पॉइंट लें उसके अराउंड यहाँ एक आपको ओपन सेट मिलना चाहिए कि वो लोकली होम्योमॉर्फिक होना चाहिए। तो ये सरफेस की डेफिनेशन है। तो सर यहाँ सपोज दैट दिस इज पैच मैप सिग्मा, देन सिग्मा यू एंड सिग्मा वी, सिग्मा यू एंड सिग्मा वी आर द बेसिस ऑफ द टेंजेंट प्लेन। यस, तो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल n इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n v अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस n u क्रॉस n v। आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एनालिसिस जो करनी है वो प्रिंसिपल कर्वेचर की है ना। बट यहाँ पे देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये नॉर्मल है और आप इजीली देख सकते हैं n u एंड n v लाई ऑन द टेंजेंट प्लेन। तो ये विंगार्टन मैप मैं ये कहना चाह रहा था कि सो इफ nu and nv lie on the tangent plane, this tangent plane, suppose this point is p, tps, then we can express in term of nu and nv, and because nu comma nv is the basis of tps span y। तो इससे आगे बढ़ता है, एक सेकंड, ओके। तो we can express as nu a कमा, इस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे तो यू मतलब आप ये दिखा सकते हैं दिस मैट्रिक्स विंगार्टन मैट्रिक्स इज नथिंग इज दिस, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ये कि ये जो विंगार्टन मैट्रिक्स है वो नथिंग इज फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, जो आप फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो की मैट्रिक्स जो होती ई एफ कामा जी, इसका इनवर्स, एंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एंड मैट्रिक्स ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म इज इक्वल टू एल एम एंड एम कमा एन। ये सो इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड फंडामेंटल मैट्रिक्स, जो आइगन वैल्यूज होंगे वो k1 एंड k2, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल कर्वेचर। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया कि सब घचपच घचपच हो गया, एक में मिक्स हो गया? आया सर, समझ, है ना। तो इस ये जो मैट्रिक्स बनेगा, इसका जो आइगन वैल्यू है वो k1 एंड k2 है, इसे प्रिंसिपल कर्वेचर कहेंगे। एंड करस्पॉन्डिंग टू k1 एंड k2 आइगन वेक्टर इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी k1 एंड k2 की हेल्प से, उसके बारे में ट्राई करते हैं जानने की। तो सिंपल एनालिसिस करने की मतलब करेंगे, मतलब बहुत ही
सिंपल सिचुएशंस में एनालाइज करेंगे। क्या जो अभी हमने कहा कि हमें अगर प्रिंसिपल कर्वेचर्स मिले तो हम उन कुछ लोकली, नॉट ग्लोबली, लोकली वी कैन से शेप ऑफ द सरफेस एट दैट पॉइंट, है ना। सो सपोज we can assume, आवाज आ रही ना, we can assume that first P is the origin, जो सरफेस पे पॉइंट है मैंने टेक किया, जो P is a point in the P is the point, P is the origin and sigma 0,0 is equal to P। ऐसे देख सकते हैं, सपोज दिस इज 3 डायमेंशनल एंड इस तरीके से लेना चाह रहे हैं, मतलब फील होना चाहिए सरफेस। ये सरफेस है, जो P पॉइंट है इसे P पॉइंट कहेंगे, ओरिजिन, एंड सिग्मा इज ए मैप फ्रॉम सम ओपन इंटरवल, एंड ये भी साथ साथ सिग्मा इज ए मैप एंड P इज द ओरिजिन, जो P पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, एंड आल्सो जो 0 को ये सिग्मा मैप है वो P पे ले जा रहा है, यानी कि सिग्मा 0,0 इज इक्वल टू P। एंड सेकेंड, द टेंजेंट प्लेन एट P, जो इस पे टेंजेंट प्लेन बनेगा एट P, सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड z एक्सिस। फिगर अगेन बनाएंगे, द टेंजेंट प्लेन टू सिग्मा at P is the xy plane। मतलब ये है कि जो हमने ये u एंड दिस इज v डायरेक्शन, हमने इस सिचुएशन में इस बात को एनालाइज करने की कोशिश की है कि ओरिजिन जो है वो P है इन द 3 डायमेंशन, एंड इधर जो ओरिजिन है 2 डायमेंशनल ओरिजिन वो आल्सो मैप एट P वाया सिग्मा मैप, एंड जो टेंजेंट प्लेन इसका बनने वाला नथिंग इज x, जस्ट xy प्लेन। ओके, एंड थर्ड एजम्पशन हम ये भी टेक कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं, जो अब ये क्या हुआ, अगर मैप मिला, पैच मिला, तो वहां से विंगार्टन मैप ले सकते हैं। विंगार्टन मैप हमें मिलेगी। विंगार्टन मैप नथिंग इज जस्ट ए नेगेटिव ऑफ द गॉसियन मैप। गॉसियन मैप क्या है, जस्ट टीपीएस टू टीपीएस मैप है, तो उसका जो नेगेटिव, इसीलिए आपने ऊपर देखा होगा कि नेगेटिव साइन आ रहा है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो हम लिख रहे थे, ये देखो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ। सो हम ये चाह रहे हैं कि इसके जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस बने x एंड y ही बने, मींस दैट थर्ड assumption इज द वेक्टर पैरेलल टू द x and y axis are principal vectors at P corresponding to the
corresponding to principal direction, principal curvatures. ओके, ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं हम? हेलो हेलो, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, एक्चुअली में टास्क क्या था? टास्क ये है कि जो प्रिंसिपल कर्वेचर की सहायता से हम किसी सरफेस पे हम क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक? टास्क मेन गोल यही है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर्स, है ना? तो मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर्स व्हाट वी से अबाउट सरफेस एट ए पॉइंट। यस, जब भी हम बात करते हैं बहुत लोकली ही बात कर सकते हैं, ग्लोबली नहीं। जो एनालिसिस है ये लोकली है, हम पी के अराउंड जस्ट बात कर सकते हैं, बहुत ही नियरेस्ट, है ना? तो हम पहले तो सपोज हमारे पास K1 एंड K2 प्रिंसिपल कर्वेचर P पे हैं, है ना? तो उससे हम क्या बता सकते हैं, कैसा उसके अराउंड शेप क्या है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो हम बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम्पल नहीं लेके अभी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, हम सिंपल, हमने ऐसा सरफेस लिया है कि मैंने माना कि जो पॉइंट मैं सरफेस का ले रहा हूं वो ओरिजिन पे है, मतलब he sitting on the origin, this is sitting on the origin, that means that P is on the origin, and patch जो ले रहे हैं, patch around the P whose origin also lie in the patch and origin associate to P. ओके, तो यानी कि 0 0 P को एसोसिएट कर रहा है, पहला अजम्पशन हमारा ये है। एंड सेकेंड अजम्पशन ये है कि एक्स वाई प्लेन जो है इन द थ्री डायमेंशन, इन द थ्री डायमेंशन एक्स वाई प्लेन ही उसका टेंजेंट प्लेन बनने को तैयार है एट ए पॉइंट P, ठीक? ये बात समझ में आई? एंड थर्ड अजम्पशन ये है कि एक्स एंड वाई एक्सिस खुद उन प्रिंसिपल कर्वेचर के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शन बनने को तैयार है ना? ये तीन बातें हम लेके चल रहे हैं। ओके, समझ में आया क्या हम कहना चाह रहे हैं? सपोज दिस इज एंड this is x and y and z axis u comma v and जो भी पैच है associated sigma map and suppose this is this surface like as, and this point is P and okay, this point P and origin यानी कि also sigma 0 comma 0 is equal to P, यानी कि origin को P पे ले जा रहा है। and also tangent plane nothing is just xy plane, this is xy plane, tangent plane। ये बात समझ में आई हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, थैंक यू। एंड now suppose any point x comma y, this is x comma y comma 0, this is lie on the xy plane, so and next प्रिंसिपल डायरेक्शन है। प्रिंसिपल डायरेक्शन हमने क्या लिया? K1 के करस्पॉन्डिंग
जो प्रिंसिपल डायरेक्शन हमने लिया है 1,0,0 एंड K2 के करस्पॉन्डिंग हमने प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या लिया 0,1,0। सो आपको पता है कि जो each element of the tangent plane generate by sigma u and sigma v because sigma u and sigma v is the basis। ये प्रूफ करवाया गया होगा शुरू में ही कि जो ये टेंजेंट प्लेन बनता है एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ही it is generated by the sigma u and sigma v। So we can write 1,0,0 in this way, chi 1, sigma u, eta 1, sigma v। Sigma u and sigma v is the basis element of the tangent plane at point P, and sigma 0,1 where chi 1 chi 2 constants लिखते हैं is equal to chi 2 sigma u plus eta 2 sigma v, where chi 1 chi I कर लीजिए and eta I belongs to constant r। So if we take any point x comma y in the xy plane, so we can write as, देखिए ऐसे लिख सकते कि नहीं, x comma y comma 0 is equal to x 1 0 0 plus y 0 1 0। this is right or not? Yes, Yes, sir. okay। And so in the previous information we can write as chi 1 sigma u plus eta 1 sigma v plus y chi 2 sigma u plus eta 2 sigma v। So finally we get x chi 1 plus y chi 2 sigma u plus x eta 1 plus y eta 2 sigma v। Say this is S and say this is T। So that is x y 0 written as S comma sigma u plus T comma sigma v, सम इक्वेशन से 1। हाँ, अभी तक जो हमने काम किया है उस वो समझ में आया? यस सर। ना समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। सो ठीक है। अच्छा, ये चीज देखिए, एक चीज कुछ और नहीं, अभी आपने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं 0,0,0 प्लस x, y, 0 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कुछ काम और नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा आगे यूज होगा इसलिए अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। जो P 0,0 पॉइंट है ये कुछ और नहीं, ये P है, और P क्या है, सिग्मा 0,0 है, और ये तो ऐसे रहेगा S सिग्मा u प्लस T सिग्मा v, है ना। तो ये P प्लस x y 0 ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि सिग्मा 0,0 प्लस x कामा y बराबर S सिग्मा u प्लस T सिग्मा v, है ना। सो ये लिख सकते हैं ना। अच्छा, बाई टेलर एक्सपेंशन ये आप देख सकते हैं, बाई थिंक टेलर देख लेना, स्पेलिंग में भी मिस्टेक,
एक्सपेंशन क्या सिग्मा एस कामा टी सिग्मा 0,0 प्लस एस सिग्मा यू प्लस टी सिग्मा वी प्लस second higher derivative and second derivative s square sigma u square I think yes sigma u no square नहीं डबल डेरिवेटिव आएगा सिग्मा u प्लस s कामा t सिग्मा u v प्लस t स्क्वायर सिग्मा u प्लस हायर टर्म्स बट जो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन करना एक अप्रॉक्सीमेशन हम कर रहे हैं वो कर्वेचर के अराउंड है कर्वेचर सेकेंड ऑर्डर इसे कर्वेचर के फार्मूले में आप देखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही यूज होते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन जो हम यहाँ ले रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर तक है ओके सो हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ सो हम इसे ये लिख सकते हैं ये आप देखिए इतनी क्वांटिटी जस्ट लाइक x कामा y कामा 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यस आप हैं आप लोग नहीं हैं यस सर सर 1/2 भी होगा ना यस ऑफ कोर्स 1/2 यस 1/2 थैंक यू है ना तो यहां तक तो सही है ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x कामा y कामा 0 प्लस 1/2 एंड s स्क्वायर सिग्मा u प्लस s कामा t सिग्मा u v प्लस t स्क्वायर सिग्मा u सॉरी v सिग्मा v यस एंड हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें कर्वेचर में इंटरेस्ट है कर्वेचर सेकेंड डेरिवेटिव तक ही हम उसमें यूज होता है सो वी अप्रॉक्सीमेट दिस ओनली सेकेंड डेरिवेटिव ओके नाउ ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ये क्या मिला आपको सिग्मा एस कामा टी दिस अब देखिए पीछे चलते हैं इन फिगर आप समझिए कोई यहाँ पे t कामा s कामा t लिया तो ये यहाँ पे कहीं एसोसिएट होगा है ना तो x कामा y कामा z इन जनरल पॉइंट है ना उसका अगर x y प्लेन में उसका प्रोजेक्शन देखें x कामा y कामा 0 एंड दिस इज z और इस पॉइंट पे नॉर्मल है यूनिट नॉर्मल कैपिटल N है ना तो इसको बेसिकली इसको लिखना चाहे x y कामा 0 एंड प्लस 0 कामा 0 कामा z ये बात समझ में आई यस सर है ना सो z को कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए ये सिंपल अब देखिए मैं कहना चाह रहा हूं z बेसिकली इसको भी इसको z यूनिट नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं दिस इज जस्ट प्रोजेक्शन अलोंग द नॉर्मल दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज बिकॉज क्योंकि हमारा जो नॉर्मल है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और क्यों एक्स वाई प्लेन को हमने टेंजेंट प्लेन लिया है ना तो ये जो z क्वांटिटी है वो उसको ऐसे लिख सकते हैं तो कहना क्या चाह रहे हैं आगे देखिए सो बेसिकली यू सी z इज इक्वल टू यहां से ऐसे लिख सकते हैं अभी सिग्मा टी एस कामा टी कामा एन ये हम कहना चाह रहे हैं कैसे इसको हम एक्सप्रेस और कर सकते हैं क्यों क्या था सिग्मा एस कामा टी जो है वो किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई जेड पे था तो एक्स वाई जेड का जो प्रोजेक्शन एक्स वाई जेड को कैसे लिखेंगे एक्स वाई जेड वो पार्ट था उसको ऐसे लिख लिया
x कमा y कमा 0 है ना, x कमा y कमा 0 प्लस 0 कमा 0 कमा z, इससे है। तो इसको हमने क्या लिखा, x कमा y कमा 0 प्लस 0, सॉरी एक सेकेंड, z कमा n। अब हुआ क्या, n सिग्मा t है ना, n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू सिग्मा s कमा t, और इससे n इंटू x कमा y कमा 0 प्लस z n इंटू n हो गया। सो देखिए ये है क्या, दिस इज द पॉइंट इन द टेंजेंट प्लेन एंड n is the perpendicular tangent plane, so this is 0 plus z into n। ये क्या है, ये है बेसिकली ये। एक सेकेंड, यार n यूनिट नॉर्मल है ना? हाँ यूनिट नॉर्मल, यस यूनिट नॉर्मल। एनी अदर डाउट? ओके, तो ये बेसिकली z इज इक्वल टू दिस है ना। तो अब हम सिग्मा टी एस कामा टी की वैल्यू हम कहां से रख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन से। तो बेसिकली z इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, n इंटू सेकेंड इक्वेशन से सिग्मा एस टी की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो x कामा y कामा 0 है वो 0 हो जाएगा, n के साथ में इनर प्रोडक्ट जब करेंगे, मींस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यही बचने वाला है आपको, n इंटू 1/2 n डॉट 1/2 s स्क्वायर सिग्मा u प्लस s कामा t सिग्मा u कामा v प्लस टी स्क्वायर सिग्मा v है ना। ये यहां तक आप लोग सेटिस्फाइड है नहीं? यस सर। रिफ्रेश वाला नहीं, ओके ठीक है। अभी तो बढ़ रहा था ऊपर नीचे, एक सेकेंड वेट, ये डिवाइस कुछ गड़बड़ करती है बीच बीच में, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है? मैं किसी को बुला लेता हूँ, ये जा नहीं रहा है एक्चुअली में, कैसे चलेगा, ऊपर नहीं जाएगा तो कैसे हम पढ़ाएंगे, है ना। चलने लगा ओके डन, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहां तक समझ में आया, z इज इक्वल टू n डॉट 1/2 s स्क्वायर सिग्मा u प्लस एस टी सिग्मा u v प्लस टी स्क्वायर सिग्मा v v, यस। Okay, so here we see z is equal to 1/2 s square sigma u dot n plus st sigma u v dot n plus t square sigma v dot n, ये मुझे मिला है ना। But you know that what is the sigma u dot n and sigma uv dot n and sigma v dot n, ये क्या है बता सकते हैं? यस सर।
LMN. यस, सॉरी, ये L और ये M, ये N, है ना? सही लिखा? यस, सही। सो इसमें रखें क्या, L HT M प्लस T स्क्वायर N, है ना? सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 बेसिकली S, T। ये जो कोफिशिएंट है LMN, अभी हमने फर्स्ट फंडामेंटल सेकंड फंडामेंटल फॉर्म शायद लिखा था, तो वहां देखा होगा शुरू में एकदम, ये देखो। यस, सो चलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, L M M एंड N ट्रांसपोज कर लीजिए, अदरवाइज कंपेटिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड S, T, सॉरी S, T, S, T अभी गलत है, ये हटाना पड़ेगा। यस यस, दिस इज राइट। यस, so above expression can be written as like this, yes or not? Yes sir. Okay, ठीक है। so equation third, and you see here sigma 1,0 like written as xi1 xi2. If we take, see here, if we t1 is equal to xi1, and just it's matrix representation, xi1 eta1 and t2 is equal to xi2 eta2, taking t1 is equal to xi1 eta1 and t2 is equal to xi2 eta2. Okay, so you can see again here S, T is equal to, S क्या था आपका? S, यहां से देखिए, S x xi1 plus y, this is x xi1 plus y xi2, and t x eta1 plus y eta2. So you put here this x xi1 plus y, sorry, xi2। पता नहीं, ये सारी चीजें आप लोग अगर पढ़े नहीं है पहले से कुछ भी, तो बोरिंग भी फील हो सकता है। x eta1 प्लस थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए eta2, अदरवाइज पता नहीं आप झेल रहे हो। x xi1 eta1, बट क्या कर सकते हैं, जो वे है हमें पता वही हम बता सकते हैं, xi2। बट इंटरेस्टिंग है, अगर ज्योमेट्री में का केवल देखेंगे चलकर तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। x t1 प्लस y t2, yes, this is right? Yes sir. Yes, Okay, so from third you can say
z from third z is equal to 1 by 2 t1 transpose second fundamental form just लिख रहे हैं ओके and t2 yes नहीं ये तो नहीं सही क्योंकि st की वैल्यू वहां रखनी नो 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 दिस इज नॉट सही दिस इज नॉट right so again okay so 1 by 2 इसका ट्रांसपोज चलेगा s कामा t का s कामा t का ट्रांसपोज मींस दैट ट्रांसपोज ऑफ द x कामा t1 प्लस y कामा t2 का ट्रांसपोज एंड सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म and t2 and s comma t मतलब x t1 plus y t2 ओके सो इसको आप एक्सपेंड करिए सो क्या मिलेगा 1 by 2 x स्क्वायर t1 ट्रांसपोज सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म t1 एंड प्लस आप ध्यान रखिएगा t1 एंड t2 जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो जिन वेक्टर्स के वो ऑर्थोगोनल हैं वो यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं सो x कामा y t1 ट्रांसपोज सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म t2 plus t2 plus t2 ट्रांसपोज सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म प्लस t1 प्लस y स्क्वायर जस्ट ओपन किया गया है y स्क्वायर t2 ट्रांसपोज प्लस सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म आप प्रेस्ले की बुक में भी दिया है वहां से भी कर सकते हैं देख सकते हैं सो ये एक्सप्रेशन ये हुआ देखेंगे ये वाली दिस क्वांटिटी ये क्वांटिटी जीरो हो जाएंगी क्यों क्योंकि आप ये जानते हैं बेसिकली you can write t I f second fundamental form and t j is equal to if k1 and k2 the principal curvatures and means that if k1 and k2 are the principal eigenvalues of the determinant eigenvalue of the matrix F second fundamental form minus K F1 then यहाँ पे हम प्रिंसिपल कर्वेचर्स लेके चल रहे हैं सो ऑफ कोर्स ये इसी के डिटरमिनेंट से हमें फाइंड आउट होता है प्रिंसिपल कर्वेचर्स सो यहाँ K1 and K2 द प्रिंसिपल कर्वेचर्स सो T I second fundamental form and Tj can be written as K I T I transpose first fundamental form and t2 अब ये देखिए ये हमने कहा था फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म केवल इनर प्रोडक्ट बताती है मींस दैट अब ये जिनके रिप्रेजेंटेटिव है t1 एंड t2 वहां से tj होगा t1 एंड t2 सो उनका इनर प्रोडक्ट है तो अगर ऑर्थोगोनल है t1 एंड t2 जिनके रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑर्थोगोनल है सो इसलिए ये जीरो हो जाएगा मींस दैट I बराबर j then is equal to k I otherwise 0 I not equal to j so यहाँ से you can say z is equal to 1 by 2 x square k1 plus 0 plus y square K2
फाइनली जो भी हुआ हम इसके लिए काम कर रहे थे, हम ये चाह रहे थे जो हमारा फंक्शन बने जो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है वो K1 एंड K2 के रूप में मिले, ताकि हम ये बता सकें कि वो उसका लोकली नेचर कैसा है। तो जो एजम्पशन था, वी वांट टू एनालाइज नेचर ऑफ सरफेस अराउंड P, so with the help of K1 and K2 means that principal curvature। सबको टारगेट समझ में आया क्यों ये सब इतना हुआ? एंड पढ़ने के लिए तो जो भी हमने किया है अगर नोट करेंगे तो ठीक, नहीं अदरवाइज आप उससे देख सकते हैं प्रश्न से, है ना। ये जो किया ये समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में, अगर ना समझ में तो पूछो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या है इसकी एनालिसिस। अभी तक ये गोल था जो अभी तक लिखा गया या पूरा, उसका गोल यही था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस K1 and K2 इन द ग्राफ ऑफ सरफेस, या पैरामीटराइजेशन तो नहीं, ग्राफ ऑफ फंक्शन सरफेस ही कहेंगे, ठीक है। अब हम यहां से हम बता सकते हैं कुछ नेचर सरफेस का लोकली एट ए पॉइंट, ये जो भी पॉइंट पी के अराउंड एनालिसिस की गई है। तो फाइनली वी गेट z इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर K1 प्लस, कह सकते हैं z इज इक्वल टू 1/2 K1 x स्क्वायर प्लस K2 y स्क्वायर। ये आपको मैप मिला है ना, जो सरफेस पे x y z पॉइंट हैं वो इस तरीके से रिलेट हैं। ओके, ये समझ में आया? यस सर। ओके, सो अब यहां से देख सकते हैं केस बनाते हैं। कितना टाइम बचा है? 7-8 मिनट बचा है, तो अभी देखते हैं। देखिए, इफ पहला केस फर्स्ट, if K1 and K2 both are same sign, means that K1 K2 या तो पॉजिटिव हो और K1 K2 नेगेटिव हो, तो यहां से क्या आएगा? आपको जो भी मिलने वाला है वो इलिप्टिक पैराबोलॉइड मिलने वाला है ना। देन इक्वेशन, इसको सपोज दिस इज इक्वेशन A। if K1 and K2 both are positive or negative, then equation second is equation A is the elliptic paraboloid, है ना। And second condition, if K1 and K2 are opposite sign, if K1 and K2 are opposite sign बट जीरो नहीं है इसमें से कोई, देन ये इलिप्टिक पैराबोलॉइड का कैसा, जो इसका शेप होगा वो कैसा होगा? इलिप्टिक पैराबोलॉइड का होगा। एंड देखिए यहाँ पे प्लस प्लस रहेंगे, देखो एक्स स्क्वायर जो पैराबोलॉइड का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए समथिंग वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग होता है, इस वजह से सेम साइन होगा तो साइन अलग हो जाएगा, वो ऊपर नीचे बनना स्टार्ट होगा, है ना। जेड एक्सिस के ऊपर अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो जेड एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, अगर दोनों निगेटिव होंगे तो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में वो ट्रेस होगा। यस, ये पर वन इज नॉट वेनिस। अब हुआ क्या, अभी ट्राई कर सकते हैं हम लोग ग्राफ बनाने की भी, सो वहां से थोड़ा सा क्लियर होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या बनने वाला है कि एक जीरो है, तो सपोज दैट एक्स K2 इज जीरो एंड K1 बचा है, तो जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसे एक सेकंड के लिए देख सकते हैं। तो
1/2 k1 is this simple real number and x square, तो ये पैराबोलिक बनेगा। ये z एक्सिस है सपोज एंड ये x एक्सिस है एंड ये ऐसे इस तरीके से बनेगा। अब करना क्या है, इसको जस्ट ऊपर उठा देना है। y डायरेक्शन सपोज दैट ऊपर की ओर है, तो इसको उठा देंगे, ये क्या बनेगा, पैराबोलॉइड बनेगा, है ना, सिलिंड्रिकल पैराबोलॉइड बनेगा, है ना। तो ये सिलिंड्रिकल, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल पैराबोलॉइड। एंड थर्ड में क्या हो सकता है, फोर्थ and fourth k1 and k2 both are 0 agar, so you can say from equation A you can say just it's denote plane, है ना। then z is equal to 0 and p जो पॉइंट है वो प्लेनर पॉइंट, P lie on the planar, K1 and K2 plane, P is called planar point, it's called, I don't know English कितनी सही है, P is called planar point। मतलब जब अगर दोनों जीरो हैं, K1 and K2 both are zero, then P जो पॉइंट होगा उसका लोकल, उसके अराउंड जो उसका शेप है सरफेस का, वो कुछ और नहीं, प्लेन के आइसोमॉर्फिक, होमियोमॉर्फिक कहना चाहिए, इनफैक्ट डिफ्यूमॉर्फिक। सो उसका जो लोकल नेचर होगा वो प्लेनर होगा, उसका अराउंड इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो P के अराउंड जो सरफेस का नेचर होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिक होगा। एंड अगर कि दोनों में से एक कोई नेगेटिव है तो वो कैसा होने वाला है, हाइपरबोलॉइड, है ना। जो यहाँ अप्रोक्सीमेशन किया गया है वो सेकेंड डिग्री का है दरअसल, तो वो सेकेंड डिग्री का अप्रोक्सीमेशन वो पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन होगा, है ना। 1 डिग्री का अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो प्लेनर अप्रोक्सीमेशन होगा, टेंजेंट प्लेन आपको मिलता, लेकिन यहाँ सेकेंडरी कर्वेचर इंट्रोड्यूस करना तो सेकेंड डिग्री अप्रोक्सीमेशन लिया गया, तो पैराबोलिक इसीलिए हर जगह वर्ड यूज हो रहा है, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, इलिप्टिक पैराबोलाइड या सिलिंड्रिकल पैराबोलाइड, इस टाइप का आपका वर्ड आ रहा है। सो इफ K1 K2 both are positive or negative, then it is elliptic paraboloid. If one of them is negative, other is positive, means that opposite sign, and then it is then surface look like a locally at P is hyperbolic paraboloid, and third is K1, if one of them is 0, other not 0, then it is shape of the surface around P look like as a cylindrical paraboloid, है ना। if K1 and K2 both are 0, then just a plane, P lie on the plane। और भी आप देख सकते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में यस जो भी पढ़ाएगा उसमें ये आप देखेंगे, ये देखेंगे अब इनका गॉसियन कर्वेचर से किस तरीके का रिलेशन है ना। तो K1 एंड K2 प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2 Kg कह सकते, Kg मत कहिए क्योंकि Kg आपने ज्योडेसिक कर्वेचर को कहा होगा, के सिंपल रखिए, है ना। जैसे आपने एक कर्वेचर पढ़ा था, काफी इंफॉर्मेशन देता था स्पेस कर्व में, तो इसी तरीके से जो ये क्वांटिटी है K जो है वो प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2 है, एंड H आप पढ़ेंगे वो 1/2 K1 प्लस K2 होगा। दिस इज कॉल्ड मीन कर्वेचर एंड दिस इज कॉल्ड गॉसियन कर्वेचर। गॉसियन कर्वेचर इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मींस दैट यहाँ पे अभी आप देखेंगे, टाइम तो अब नहीं है, बट आप देखेंगे कि सिलेंडर एंड प्लेन का प्रिंसिपल कर्वेचर्स अलग होते हैं, परंतु के जो है गॉसियन कर्वेचर वो सेम है। सो बोथ आर आइसोमेट्रिक। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात की जाएगी, जो भी करेगा पढ़िएगा, जितना मैं ट्राई कर सकता था, फर्स्ट क्लास थी तो मैंने किया, बात बाकी थैंक यू फॉर योर पेशेंस।
आज के लिए बस यहीं तक ना? यस, यस सर। ओके ठीक है फिर, यू कैन लीव।